ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 4 आ चुका है। अब जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में जिनवू जब जंगल स्टेशन के अंदर गया था एक डंगन के अंदर, और वहां पे आने के बाद उसका सामना कुछ गॉब्लिन्स से हुआ था। गॉब्लिन्स को हराने के बाद यहाँ पे एक काफी खतरनाक स्टील फंग वाला आदमी आ गया था, और ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसने जिनवू का हथियार भी तोड़ा था। इतना तो आपको याद ही होगा, और अगर आपने पहले के 3 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो वह आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर फिर से स्टील फंग लाइकन का सीन दिखाया जाता है। उसको देखकर जिनवू पहले काफी ज्यादा डर जाता है, और उस लड़ाई के वक्त जिनवू को ऐसा एहसास होता है कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा लाइट फील कर रही है, और ऐसा लगता है कि वो ताकतवर हो चुका है, जिस वजह से लाइकन का सामना अपने हाथों से भी कर सकता है। यहाँ पे वो एक ही मुक्के में इस लाइकन को उड़ा देता है, और भाई ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी काफी लाइट फील हो रही है। और जब उसने लाइकन के साथ लड़ाई की तो उसको महसूस होता है कि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, स्पेशली गॉब्लिन से लड़ने के बाद। लेकिन डिस्पाइट दैट ये लाइकन काफी खतरनाक और ताकतवर है, और उसे हाथों से तो नहीं हराया जा सकता। ये बात जिनवू समझ जाता है, और वो बार बार याद करता है कि वो यहाँ पे अकेला है, उसके पास कोई हीलर नहीं है, और साथ में थोड़ा सा खाना और पानी बचा हुआ है। उसका इन्वेंट्री देखते ही उसे एक मैजिकल स्वॉर्ड मिलता है। वो स्वॉर्ड काफी खतरनाक होता है, और मिस्टर किम ने बताया था कि ये स्वॉर्ड काफी महंगा है, 3 मिलियन का। जब नोटिफिकेशंस आते हैं कि जिनवू का लेवल अप हो गया है, तभी और 2 लाइकन आते हैं। एक लाइकन ने उस स्वॉर्ड को पकड़ लिया, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाया। इसके बाद जिनवू थोड़ा सही पाकर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता हुआ उस लाइकन का पूरा सर बीच में से काट देता है। यहाँ पे उन लाइकन को उस गॉड से कंपेयर करता है, और वो देखता है कि यार मतलब उस गॉड के सामने तो ये बीस्ट कुछ भी नहीं है, इनकी कोई औकात ही नहीं है उसके सामने, तो ये एक बीस्ट का बच्चा होता है, और यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जिनवू का स्टेटस होता है वो लेवल 2 पे आ चुका होता है, और धीरे धीरे करके उसकी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ रही होती है। वो ये नोटिस करता है कि पहले तो वो नॉर्मल जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था तो उसकी एबिलिटीज इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी जितना अब लड़के बढ़ रही हैं। तो अगर वो यहाँ पे लड़ाई करता रहता है तो उसकी स्ट्रेंथ वगैरह और सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो काफी तेजी से बढ़ जाएंगे, और ऐसा लगता है कि अब वो ताकतवर भी हो चुका है पहले से। जिनवू देखता है कि क्या इन लक्षणों के अंदर भी मैजिक जेम्स वगैरह होते हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसको एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि उसको मैजिक जेम की वजह से लाइकन का फांग मिला होता है, और ये बिल्कुल गेम के सिस्टम की तरह होता है। यहाँ पे उसको सब कुछ डिस्प्ले के अंदर मिल रहा है, ठीक है ना, जबकि बाकी हंटर्स को डंगविन के अंदर बीस्ट के अंदर से ही जेम्स मिलते हैं। यहाँ पे जिनवू को शॉप का भी ऑप्शन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी वो कुछ खरीद नहीं सकता क्योंकि उसका लेवल इतना ऊपर नहीं है, लेकिन वो बेच सकता है अपनी चीजों को। उसके बदले उसे 20 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। अब वो यही सोचता है कि यार इन 20 गोल्ड कॉइन्स की कीमत असलियत में होगी क्या अगर ये एक ई रैंक का भी डंगन होता है। उसके बावजूद भी 20 गोल्ड कॉइन्स तो काफी ज्यादा कम है। उससे यह बात पता होती है कि अगर उसे एक बार टेलीपोर्टेशन स्टोन मिल जाता है तो वो यहाँ से बच के भाग सकता है, क्योंकि इस डंगविन का बॉस को हराना काफी ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन अगर वो ऐसे ही लेवल अप होता गया और ज्यादा ताकतवर बन गया तो शायद वो उसका सामना कर पाए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे ये टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलेगा। यहीं से तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि काफी सारे लाइक सेंस इधर आ जाते हैं। भाई तकरीबन 30 लाइकन इधर होते हैं, और जिनवू फिर से इन लोगों से लड़ने के लिए तैयार होता है, और वो डरता नहीं है इस बार। उसके पास काफी अच्छा हथियार होता है, जिसके बाद वो एक के बाद एक इन सभी को स्लाइस करना शुरू कर देता है। वो याद करता है कि वो एक हंटर क्यों बना था, अपनी मॉम के मेडिकल बिल्स को पे करने के लिए और अपनी सिस्टर को सपोर्ट करने के लिए। वो एक बार तो मर ही चुका है, तो उसे अब तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। जिसके बाद यहाँ पे वो काफी जोश में आ जाता है और इन सब के सब लाइक साइंस को पार्ट लगा देता है। जिसके बाद उसे एक टाइटल मिलता है, वॉल्फ असैसिन। उसके स्वॉर्ड की हालत भी इधर खराब हो गई होती है, और वो यही सोचते हैं कि चाहे कितना भी ताकतवर वीपन हो, लेकिन एक बार डेंजर में लड़ाई में इस्तेमाल हुए तो उसकी हालत भी खराब हो सकती है। इधर काफी सारे नोटिफिकेशंस आ चुके होते हैं कि जिनवू का लेवल अप हो चुका है और उसको 34 वॉल्फ फांग मिले होते हैं।
2 वैंडैंगर्स मिले होते हैं और एक ट्रैवलर क्लॉक मिला होता है। साथ में ही उसको टेलीपोर्ट स्टोन मिल चुका होता है। अब वो यहाँ पे ये डिसाइड करता है कि उसको यहाँ पे रख के लड़ना चाहिए या फिर घर वापस चले जाना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद वो यही डिसाइड करता है कि वो लड़ेगा और शायद उसको इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा लेवल अप करने का। दूसरी रात हमें जूही का सीन दिखाया जाता है। उसको हंटर एसोसिएशन कांटेक्ट करती है और बताती है कि एक डंगन ब्रेक हो चुका है और बीस्ट ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा दी है। तो ही यहाँ पे अपने ऊपर इस चीज़ का इल्ज़ाम ले लेती है क्योंकि उसने जाने से मना कर दिया था, इसी वजह से ऐसा हुआ। जिन्वू वो एक के बाद एक काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर्स को हराना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुका होता है। हमें बताया जाता है कि जब भी किसी बीस्ट का नाम वाइट कलर में लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कि वो कमज़ोर है। ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो जिन्वू की बराबरी की ताकत रखता है, और अगर वो रेड कलर में लिखा होता है तो इसका मतलब है कि वो हद से ज़्यादा ताकतवर है। और इतनी बार लेवल अप होने के बाद जिन्वू काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होता है, उसका परसेप्शन काफ़ी तेज़ हो चुका होता है, जिसके बाद उसे आसानी से पता चल जाता है कि सीढ़ियों के नीचे एक काफ़ी खतरनाक बीस्ट है। उसका स्टेटस जो होता है वो लेवल 15 पे पहुंच चुका होता है, और कितनी भी मेहनत कर ले अब वो उसका लेवल काफ़ी देर से नहीं बढ़ा है। उसकी स्पीड भी ज़्यादा देर नहीं चलने वाली, लेकिन उसके बावजूद वो नीचे आता है। यहाँ पे स्टेशन में पानी भरा होता है और वो ये कहता है कि मेरे हिसाब से तो यहाँ पे इतनी लंबी सीढ़ियाँ नहीं थी और ऐसी हालत नहीं थी इस स्टेशन की। तभी यहाँ पे इस पानी के अंदर से एक बीस्ट निकलता है और जिन्वू की स्वॉर्ड भी तोड़ती है। यहाँ पे ये बीस्ट सामने आता है और इसका नाम ऑरेंज में लिखा होता है, ब्लू वेनम फंग कसाका। कसाका यहाँ का बॉस होता है और उसकी जो ये स्किन या फिर मैं कहूँ स्केल्स इतने ज़्यादा आर्मर्ड होते हैं कि उन स्केल्स की वजह से जिन्वू की इतनी खतरनाक स्वॉर्ड भी टूट चुकी होती है। वो पहले से काफ़ी कमज़ोर थी लेकिन फिर भी टूट चुकी होती है। तो यहीं पे जिन्वू किसी तरह उसको डैमेज पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन कसाका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और इतना खतरनाक होता है कि वो यहाँ पे जिन्वू को पटक पटक के मारता है। लेकिन जिन्वू का कॉन्फिडेंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। वो यहाँ पे हारने वाला नहीं है। वो अपने आप को मोटिवेट करता है इधर कि वो ऐसे पड़ा नहीं रह सकता। ये ज़िंदगी जो चल रही है उसकी बेकार सी, जहाँ पे उसको रिक्वेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड का टाइटल दिया गया था, यानी कि पूरे इंसानियत का सबसे कमज़ोर हंटर, तो उसको ये चीज़ चेंज करनी होगी। वो सॉन्ग की बात को याद करता है और सॉन्ग ने उसे बताया था कि लोग तुम्हें कमज़ोर कहते हैं लेकिन तुम्हें उनको गलत साबित करके दिखाना है। तुम ट्रेन करो, तुम आगे बढ़ो और भी ज़्यादा ताकतवर बनो। जिसके बाद यहाँ पे फिर से जिन्वू इस बीस्ट की यानी कि कसाका को उस गॉड से कंपेयर करता है और उसको पता चल जाता है कि यार फिर चाहे लोग कितना भी ज़्यादा ताकतवर हो, कितने भी ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन अगर उनके सामने एक बार कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ आ जाती है तो वो भी बेसहारा हो जाते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन स्ट्रॉन्ग है या फिर कौन वीक है कि नहीं, हमें बस अपना 100% देना होता है। जिसके बाद यहाँ पे जिन्वू काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और कसाका से लड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पे उसको एक अलग सी एनलाइटमेंट फील होती है। भाई एक लाइट टाइप जलती है उसके अंदर से, ठीक है ना, और वो इस स्वॉर्ड को उछाल के कसाका को ध्यान भटा के उसका गला ऊपर से चिपक जाता है और उसको ये एहसास होता है कि जितना वो ताकतवर हो चुका है वो इतनी ताकत से अपने खुद के हाथों से इस बीस्ट का गला तोड़ सकता है, उसका आर्मर तोड़ के उसका गला घोंट सकता है। और वो यहाँ पे काफ़ी सीरियस हो चुका होता है। भाई काफ़ी खतरनाक सीन है ये, और वो उसको जान से मारने की बातें भी करता है। कसाका यहाँ पे फाइनली मर जाता है और जिन्वू भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो हो ही गया हूँ, कसाका को हरा के आया हूँ। जिन्वू को एक खतरनाक टक्कर मिला होता है जो कि दांतों से नहीं बल्कि हड्डियों से बना होता है। इससे वार करने के बाद सामने वाला थोड़े समय के लिए हिलडुल नहीं सकता, पैरालाइज हो सकता है, और ये डग्गर C रैंक का होता है। इसके अलावा उसको एक वेनम ग्लैंड भी मिलता है
कसाका का, जो कि ए रैंक की डिफ़िकल्टी का होता है और ये एक तरह का पॉइजन होता है। यानी कि अगर जिन्वू इस पॉइजन को पीता है तो उसका फिजिकल डैमेज तो 20 तक बढ़ जाएगा, लेकिन जो उसके मसल्स हैं वो 35 तक खराब हो सकते हैं और वो हमेशा के लिए खराब रहेंगे। क्योंकि जिन्वू ने इस बॉस को हरा दिया है तो ये स्टेशन अपने पुराने रूप में आ चुका होता है। जिन्वू हीप जैंग स्टेशन के बाहर निकलता है तो देखता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, गार्ड होता है और वो पहले तो जिन्वू को पहचानता नहीं है कि वो एक हंटर है, लेकिन उसको देख के वो उसको काफ़ी रिस्पेक्ट देता है और वो कहता है कि अच्छा आप हंटर हो, चलो मेरे साथ चलो। यहाँ पे एक काफ़ी खतरनाक बॉस घूम रहा है और इससे यहाँ पे कुछ लो रैंक के हंटर्स लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी उसका सामना नहीं कर पाते क्योंकि इस बॉस के आसपास एक शील्ड टाइप बनी होती है, ठीक है ना। इनके साथ चुभी भी होती है और काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, भले ही वो एक हीलर हो, लेकिन भाई गॉड की डर की वजह से वो अभी भी यहाँ पे सदमे में होती है। जो ही जिन यहाँ पे जिन्वू को देख लिया होता है। तो ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। यहाँ पे हमें काफ़ी सारी कमाल की